दोनों और में आपको। यूनिवर्सिटी सिलेक्शन में कुछ आप अपना आपने खुद भी बात पढ़ा होगा, या फिर अभी वहां जाके अपने और जीएस के स्टूडेंट से बात की होगी, तो उसके बारे में कोई टिप्स कि कौन सी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी चाहिए, या फिर क्या उसमें ध्यान रखना चाहिए, सिलेक्ट कहाँ अप्लाई करना है उसके बारे में डिसाइड करते अ, समय। मुझे लगता है कि जिस यूनिवर्सिटी का पूरा मेजर अगर आपको लगता है कि कोरियन में ही है, तो हम्म। आपको कोरियन लैंग्वेज पहले से थोड़ी सीख लेनी चाहिए। वो आपको एक थोड़ा सा प्लस पॉइंट देती है। ठीक ये है। कहीं ना कहीं मैंने अपना देखा है, जितनी भी मेरी यूनिवर्सिटी, जैसे मेरी यूनिवर्सिटी में पूरा सारी चीजें कोरियन, 100% पूरा मेजर की स्टडीज कोरियन में होने वाली है। तो जितने भी जीके स्कॉलर्स हमारे अंडर ग्रेजुएट डिग्री में आए हैं, उन सबके पास कहीं ना कहीं कोरियन लैंग्वेज की पूरी पूरी स्किल्स हैं। किसी के पास हम्म। टॉपिक लेवल 4 है, किसी के पास 3 है, किसी के पास 4 है, किसी के पास 3 है। तो उन्होंने हम्म। सारे कोरियन लैंग्वेज आने वाले ही चूज करे हैं। तो मेरे को लगता है कि कोरियन लैंग्वेज सीखना आपको एक प्लस पॉइंट देगा, अगर आपकी यूनिवर्सिटी का सारा काम कोरियन में होने वाला है तो हम्म। आपको वो चाहिए, कोरियन लैंग्वेज सीख लो, और हो सके तो टॉपिक भी दे दो। और आज अब तो इस बार चेंज भी हो गया। पहले क्या होता था कि टॉपिक लेवल 3 पे ही आपको कुछ प्लस पॉइंट्स मिलते थे। अब हाँ, टॉपिक लेवल 1 2 पे भी मिल रहे हैं आपको। 1 2 पे भी दे रहे हैं, हाँ, हाँ तो। स्टार्टिंग से दे रहे हैं। तो आप कोशिश करो, जितना टाइम आपको मिल रहा है तो आप जितनी लेवल ला सकते हो लाओ, और आपका प्लस पॉइंट आ जाएगा उसमें। और ये जैसे कई लोग हैं कि उनको है कि सबको सोल में रहना है, तो सब लोग सोल में अप्लाई करते हैं, तो उसके बारे में क्या आपको लगता है कि वो आइडिया सही है सोल में अप्लाई करने का? मुझे लगता है कि जहाँ पे कंपटीशन पहले से ज्यादा है, हम्म। उसको आप क्या उसको क्या होता है ना, कि जैसे सोल में सबको पता है, सोल में सब लोग अप्लाई करने वाले हैं। बिल्कुल। जबकि आप लोग क्या होते हैं, लोग सोचते हैं कि सोल सबसे बेस्ट है यहाँ पे, मतलब हाँ। और तो यूनिवर्सिटी पागल है, बाकी सब जो यूनिवर्सिटी बिल्कुल। सोल में है वो सबसे ज्यादा बेस्ट है। हाँ। मैंने भी सोल पे ज्यादा फोकस नहीं करा था। मेरा जो एम्बेसी ट्रैक में जब मैंने अप्लाई किया था, तो मेरी 2 यूनिवर्सिटी टाइप बी से थी, रीजनल यूनिवर्सिटी थी। क्योंकि हम्म। सोल में एक यूनिवर्सिटी रखी थी, बाकी उसके बाहर की रखी थी। मेन जो फोकस होना चाहिए वो आपका मेजर पे होना चाहिए, कि आपका मेजर कहाँ पे पढ़ाई हो रही है, कहाँ पे अच्छा हो रहा है। और मोस्टली आपका जो सिलेक्शन के चांसेस कहाँ पर हाई है वो आपको पता होना चाहिए। जहाँ पे रीजनल यूनिवर्सिटी, मुझे लगता है कि चांसेस बहुत हाई होते हैं कंपेयर टू सोल यूनिवर्सिटीज, क्योंकि उनकी बिल्कुल। जो रिक्वायरमेंट्स होती है वो बहुत हार्ड होती हैं। हम्म। वो डिफिकल्ट भी होती है, वो आपको हर चीज में परफेक्ट ही चाहते हैं। और रीजनल यूनिवर्सिटी होता है, अगर आपको थोड़े से कम भी होते हैं तब भी आपको वो ले लेते हैं। हम्म। मुझे ऐसा लगता है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। मैं रीजनल यूनिवर्सिटी पढ़ रही हूँ, मेरे को सही लग रहा है यहाँ पे तो। बिकॉज रीजन वही है कि सबके सब अप्लाई करते हैं सोल वाली यूनिवर्सिटी में, उनको पता भी नहीं कि क्यों अप्लाई कर रहे हैं, बस कर रहे हैं वो। तो जाहिर उनके पास इतने एप्लीकेशन आते हैं, तो उनको फिल्टर करना पड़ेगा अपना वो। हम्म। रीजनल में आप कर नहीं रहे हैं, बट मैं भी ये कहूंगा कि रीजनल यूनिवर्सिटी में जो एजुकेशन का स्टैंडर्ड है वो बहुत ही हाई है और बहुत ही अच्छा है, और सोल से वो कहीं से भी कम नहीं है आपका वो हम्म। स्टैंडर्ड। और बल्कि आपका थोड़ा आपके खर्च भी कम होगा, आपका वहाँ पे थोड़ा सा हाँ, सोल से सस्ता है वहाँ ये पे। है। तो आपके प्लस पॉइंट ज्यादा है। और जो आपको जो अटेंशन, जो आपको वहाँ पे सपोर्ट यूनिवर्सिटी से आपको रीजनल में मिलेगा, वो आपको सोल में कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज्यादा है, उनके पास फॉरेनर्स ज्यादा हैं। तो आपको वो सपोर्ट नहीं मिलेगा जो कि रीजनल यूनिवर्सिटी में आपको दे सकते हैं वो। मुझे तो ये रीजनल यूनिवर्सिटी ज्यादा बेस्ट लगी कंपेयर टू, क्योंकि मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो सोल यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, मतलब सोल की यूनिवर्सिटी जो वहाँ पे है वहाँ पे पढ़ते हैं। हम्म। और सोल के क्या होता है ना, कि जब आपको फॉरेनर्स वहाँ पे बहुत सारे मिलते हैं, आपको सोल जाओगे बिल्कुल। तो आपको हाँ, फॉरेनर्स ही हर फॉरेनर्स, तरफ फॉरेनर्स ही दिखेंगे किसी को आपको। टेंशन नहीं मिल रही वहाँ पे कि भाई फॉरेनर है तो उसको टेंशन मिलेगी। यहाँ हम्म। पे क्या, बुसान में जहाँ पे मैं रहती हूँ, यहाँ पे बिल्कुल मतलब फॉरेनर्स उतने नहीं मिल पाते हैं लोगों को। तो आप हम्म। जाते हो तो आपको हर जगह टेंशन मिलती है, सबसे पहली बात। नहीं, सब थोड़ा दूसरा हेल्प आपका, करते हैं। हाँ, आपका हेल्पिंग नेचर इतनी जल्दी निकलता है। आपको कुछ काम कर रहे होते हैं कि आपको लोग आके हेल्प करने लग जाते हैं। जैसे सोल बिल्कुल। में जब हम थे, तो मेरी फ्रेंड्स बताते हैं कि वहां पे तो मतलब अगर आपको कुछ प्रॉब्लम भी होगी तब भी वो लोग पूछेंगे नहीं कि क्या प्रॉब्लम है, कुछ काम है, हम हम्म। बता दें, हेल्प कर दें। यहाँ पे अगर आप 2 मिनट खड़े होकर यहाँ देख रहे होंगे, उनको लगेगा कि इनको पता नहीं, तो मदद करने आ जाते हैं कि हम आपको हेल्प कर देते हैं। तो मुझे लगता है कि कंपेयर टू सोल, रीजन जो यहाँ पे रीजनल जो यूनिवर्सिटीज है वहाँ पे जो लोग रहने वाले हैं, वो थोड़े से वार्म है कंपेयर टू सोल पीपल। वो ज्यादा थोड़े बिल्कुल। से मतलब अब वो अपनी लाइफ में मस्त हैं, कि हमारी लाइफ में बहुत टाइम नहीं है जो हम तुम्हारी हेल्प करने आएंगे। यहाँ के बिल्कुल। लोग थोड़ा मुझे सही लगता है। बिल्कुल। तो वही है कि मैं तो कहूंगा कि सउल और बुसान, और थोड़ा और उससे भी आप छोटे शहरों में देखो आप, तो वो भी हम्म। बेटर है कि छोटी सिटीज वहां की हैं वहां पे। ठीक है। तो आपने आफ्टर सिलेक्शन में जो हम्म। नेक्स्ट स्टेप था उसमें वीजा वगैरह में आपको कितनी, क्या इजी था प्रोसेस या डिफिकल्ट था? वीजा मुझे अभी, मैं, अच्छी बात है कि अब हमें एक मीटिंग कर रहे हैं, क्योंकि मैं बताना चाहूंगी वीजा के बारे में। अभी मुझे रिसेंटली पता चला है, मेरे साथ गड़बड़ हो गई थी। जब हम्म। आप वीजा के लिए अप्लाई करते हो तो हमें मेंशन होता है कि कोरियन लैंग्वेज के लिए अगर आप स्टार्ट करते हो, जो बच्चे के पास टॉपिक लेवल 5 है वो तो सीधा अपना मेजर स्टडी स्टार्ट करते हैं। जिनके पास टॉपिक लेवल 5 नहीं है वो स्टार्टिंग में कोरियन लैंग्वेज सीखते हैं। तो उनके लिए जो वीजा मेंशन होता है वो तो D4 वीजा मेंशन होता है आपका। हाँ। और अगर आप उनको, और सबसे बड़ी, और उसमें क्या होता है कि अगर आप जीके स्टूडेंट हो तो आपको बस बताना होता है कि आप जीके से जा रहे हो, तो आपको वीजा फीस वैसी नहीं लगती जो अलग, मतलब हाँ, बहुत महंगा होता थोड़ा है सा वीजा फीस। एग्जाम्पशन बस होता है। थोड़े बहुत देने पड़ते हैं उसको, 2000 और समथिंग कुछ लेने पड़ता है। वो वीजा फीस होती है, वो उनकी फीस होती है कंपनीज वालों की। हाँ। तो आपको उसके लिए अप्लाई करना पड़ता है। लेकिन क्या हुआ था कि जब हमने अप्लाई किया था, मोस्टली जो जीके से इंडियन स्टूडेंट्स थे हम सब ने अप्लाई किया था, तो हमें D4 की जगह D2 वीजा लगा के दिया था उन्होंने।
D2 वीजा होता है जो आप कोरियन लैंग्वेज स्टार्ट नहीं करते हो उसके लिए होता है, वो आप मेजर स्टडीज के लिए होता है वो सीधा, और वो लंबा वीजा होता है, वो 1 साल तक चलता रहता है, बस हम्म। आपको रिन्यू करना होता है। तो मैंने D2 वीजा मेरा लग गया था। तो मैंने उनको बोला भी, बहुत बार बोला कि मेरे को चेंज करना है, चेंज करना है, तो उन्होंने बोला कि नहीं, ये तो एमबेसी डिसाइड करती है, हम नहीं करते हैं डिसाइड। तो नहीं हुआ वो चेंज। तो मैंने अपने जीकेएस कोऑर्डिनेटर, आपको जब आपका सिलेक्शन हो जाता है तो जीकेएस कोऑर्डिनेटर भी मिलते हैं आपको, तो वो ककआउट आपका ग्रुप बनाते हैं, तो उनसे मैंने बात करी कि सर मुझे ये वाला जीकेएस मतलब एक वीजा मिल रहा है, तो मैं इसको ले लूँ? तो कहते कि ले लो, कोई बात नहीं, आ जाओ। अभी मुझे पता चला है जैसे कोरिया में आपको नेशनल हेल्थ इंश्योरेंस देना होता है। आप स्टार्टिंग में जीकेएस में जब आप आते हो तो 6 महीने तो आपको कुछ नहीं करना होता, 6 महीने के बाद आपको पेमेंट करनी पड़ती है नेशनल हेल्थ इंश्योरेंस की। हाँ। तो मुझे अभी रिसेंटली पता चला कि मेरा D2 वीजा था, इसलिए मुझे स्टार्टिंग से पैसे भरने पड़ेंगे 6 महीने तक अभी तक। अच्छा। हाँ, क्योंकि वो D2 वीजा ले लिया उन्होंने। उन्होंने कहा कि आप इंडियन हो और आपके पास D2 वीजा है, तो आपको स्टार्टिंग से ही करना पड़ता है आपको अपना नेशनल हेल्थ इंश्योरेंस के लिए अप्लाई। तो और वो अभी मेरे ख्याल से चेंज कर दिया क्योंकि मैं जब जीकेएस में था वहां पे तो हेल्थ इंश्योरेंस उनका ऑलरेडी सब कुछ पेड वेड खुद ही करते थे जीकेएस वाले ही, वो हमें कुछ टेंशन था ही नहीं उसका। लेकिन हमें अभी तो मेरे करना। ख्याल से उन्होंने इंडिविजुअल कर दिया है कि आपको खुद से ही हाँ, करनी है छह पेमेंट। महीने के बाद आप खुद ही भरने पड़ते हैं, वो वापस आते रहते हैं पैसे, अगर आपको भी बीमारी नहीं लग रही तो वापस करते हैं, लेकिन वो आपको खुद ही भरना पड़ता है। 6 महीने तक आपको कुछ नहीं करना पड़ता। लेकिन मुझे पता चला कि मुझे सारे भरते हैं, मैंने कहा भैया ये क्या दिक्कत है? तो वो कह रहे D2 वीजा है, आपको इसलिए भरने हैं। लेकिन फिर मेरे जीकेएस कोऑर्डिनेटर अच्छे थे, उन्होंने पूरे एनआईडी को कांटेक्ट किया, और उन्होंने फिर अभी वो पैसे जो भरने थे वो भर रहे हैं, मैं नहीं भर रही अच्छा, अभी। एग्जाम। लेकिन मैं लोगों को बोलूँ कि अगर आपका सिलेक्शन हो जाए तो D4 वीजा, चाहे तुम वहां पे धरना दे देना, लेकिन तुम D2 वीजा लेके मत D4 आना। D4 के लिए थोड़ा सा वो करना है, और इंसिस्ट ही करना लेना है। है। बहुत क्योंकि बहुत प्रॉब्लम हो जाती है यहाँ पे, अगर जीकेएस कोऑर्डिनेटर उतना ज्यादा, क्योंकि उन्होंने तो सीधा बोल देंगे कि मेंशन था तो आपने क्यों नहीं लिया। वो आपकी बिल्कुल। हेडेक हो जाएगी पूरी, वो आपकी प्रॉब्लम है, हमारी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मेरे जीकेएस कोऑर्डिनेटर अच्छे थे, तो उन्होंने पूरा ध्यान भी दिया, उन्होंने एनआईडी से बात भी कर ली। बहुत सारे लोग नहीं भी हो तो आपको बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। और तो पैसे बहुत ज्यादा, वो तीस ज्यादा से पैंतीस हजार महंगा आपको होता भरना पड़ता है वो पूरे 6 महीने तक। बिल्कुल। तो वीजा प्रोसेस के लिए आपको एम्बेसी से कुछ भी नहीं करना पड़ा, वीएफएस से ही करना पड़ा। हाँ, वीएफएस कंपनी है वो हैंडल करती है वीजा को। जब वीजा प्रोसेस कर रहे होते हो तो आपको यूनिवर्सिटी से आपको एडमिशन लेटर और 2-3 जो आपको जरूरत होती है वो खुद ही भेज देते हैं। वो आपको हम्म। मेंशन पूरा ईमेल में लिख के भेजते हैं कि जब आप अप्लाई करोगे वीजा को तो आपको ये वाले डॉक्यूमेंट जरूरत होंगे। तो पहले से टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि वीजा में क्या करेंगे, कैसे अप्लाई करेंगे। बिल्कुल। आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं, बस आपको वीएफएस में जाके वो सबमिट करने होते हैं, और कुछ फीस वहां पे देनी होती है, और बस नहीं। आपका फिर वीजा घर पे आ जाता है। और बस बिकॉज डी ऑफ स्कॉलरशिप पे जा रहे हो तो आपको वो भी नहीं करना होता है कि आपको बैंक स्टेटमेंट देना है या ऐसा हाँ, कुछ। वो कुछ नहीं करना होता है। वो आपको वही। बस यूनिवर्सिटी के कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वही सबमिट करना होता है। तो आपका वीजा हो गया, उसके बाद में जो फ्लाइट टिकट्स वगैरह भी वो खुद ही भेजते हैं हाँ, एनआईटी वाले। अभी रिसेंटली मेरे साथ ये भी हुआ था कि मेरे साथ सारे एक्सपीरियंस हुए, मैं सबके सारे एक्सपीरियंस बता सकती हूँ आजकल। मेरे मेरे अच्छा। साथ कोई भी चीज नॉर्मल हुई नहीं थी, मैं जब मैंने जीकेएस के लिए अप्लाई किया है। ओके। तो मेरी यूनिवर्सिटी के लिए मेरे को बोला कि अगर आप चाहो, मतलब स्टार्टिंग में तो मेल मुझे ये आया था कि आपको अपनी जो फ्लाइट टिकट है वो खुद करनी है, अच्छा। वो आप खुद कर लो, और जब बाद में कोरिया आ जाए रीइंबर्स तो करें। वो रिफंड कर देंगे। हम्म। मैंने कहा कि कर तो लेंगे, लेकिन क्या होता है कि इंडियन पेरेंट्स थोड़े से वो शक करते हैं कि ये पक्का सही ये भी कहीं है, कुछ तुम्हें गड़बड़ तो पैसे नहीं है। आ रहे हैं और तुमको ही बोल रहे हैं कि आ जाओ, और विदेश में तुम एक बार चली गई तो तुम्हारी मदद बिल्कुल। कौन करेगा। तो बिल्कुल। वो थोड़ा सा, मेरे पापा थोड़ा सा मना कर रहे थे कि ये तो गड़बड़ लग रहा है, मुझे तुमसे ही पैसे भरवा रहे हैं और तुमको ही बोल रहे हैं कि आ जाओ। मैंने कहा नहीं। तो मैंने, लेकिन आप चाहो तो इसको सॉल्व भी कर सकते हो, क्योंकि मैंने अपनी यूनिवर्सिटी को मेल करके डाला कि ऐसे मेरे पेरेंट्स ये पे नहीं मान रहे, क्योंकि उनको थोड़ा सा ये चीज गड़बड़ लग रही है। ऐसे नहीं होता कि मैं अपने पेरेंट्स को कन्विंस कर दूं कि आप फीस भर दो। बहुत सारे और जो भी मेरे अलग जीके हाँ, नहीं भी कर सकते। सही उन्होंने बात। मेल करा, तो हमारे जीकेएस कोऑर्डिनेटर ने फिर बाद में फ्लाइट टिकट करा के दी। अच्छा। मोस्टली जीकेएस जो जीकेएस वाले होते हैं उनको फ्लाइट टिकट मिलती है, बस मेरे केस में थोड़ा सा अलग हो गया था। अगर आपके केस में भी हो जाए तो आप उनको ईमेल करके बता सकते हो कि आपको नहीं करनी है, आप ही करके दो, तो वो करके दे देंगे। ओके। सो हाँ, कुछ भी इश्यूज पॉइंट पे होता है आपको, तो हाँ, बिकॉज उस पॉइंट पे ऑलरेडी सिलेक्टेड स्टूडेंट ही हैं जो मेल कर रहे हैं, तो उसका हाँ, रिप्लाई भी करते हैं और और बिल्कुल वो सब। जल्दी दे भी देते हैं, मतलब खुद टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि हम ही कुछ इसका प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करें। आपको हाँ। नहीं लग रहा है कि आपके हाथ में नहीं है, तो आप सीधा सीधा उनको ईमेल करो, और वो आपको ईमेल क्या, ककाउट पे ग्रुप बन ही जाता है तब तक, तो आप उनको सीधा मैसेज भी कर सकते हो कि हमें ये प्रॉब्लम है, आप इसको सही करके दे दो, तो वो करके और दे उस दो। और उसके बाद में आपको हॉस्टल वगैरह का डॉर्मेट्री का उन्होंने पहले से ही ऑर्गेनाइज अरेंज कर दिया था, या हाँ, फिर आपको नहीं, पूछ था डॉक्यूमेंट्री उन्होंने कि का आपको डॉर्मेट्री चाहिए या नहीं चाहिए? अ, हमें पहले डॉर्मेट्री के लिए पता करने के लिए बोला था उन्होंने, मतलब मैसेज भेजा था कि हमें इस वाली डॉर्मेट्री में रखा जाएगा। पहले से आपको बता देते हैं डॉर्मेट्री का एड्रेस वगैरह, डॉर्मेट्री यूज कैसे करनी होती है, वो सब बताया जाता है। और जब हमें तो ऐसे करा, जैसे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज होती है वो आपको, जैसे इंचन और इंचन एयरपोर्ट पे जब आप आते हो तो आपको लेने भी आती हैं।
लेकिन जो यूनिवर्सिटी सोल के आसपास होती है वो आपको लेने आती भी है, नहीं नहीं भी आती है, वो तो नहीं। पता नहीं। लेकिन जो वहां से बहुत दूर होती है, जैसे बुसान बहुत दूर है सोल से, हम्म, तो कोई लेने नहीं आया था उस टाइम पे। हम्म, हमें बोला गया था कि आप बुसान ट्रेन, यहाँ पे जो ट्रेन स्टेशन है स्टेशन है। बुसान, हाँ, वहां तक आप आ जाओ, फिर वहां से हम आपको यूनिवर्सिटी ले जाएंगे। ओके। तो हम वहां पर आए थे और जैसे तैसे ही गए थे बस। एक तो हम्म। मैं सबसे सबको एकदम रिकमेंड करूंगी, अगर आपको ऐसा करना है, अगर आपको अकेला आना है, तो आप कभी भी सामान ज्यादा लेके मत आओ। मैं बिल्कुल। 3 बैग और लैपटॉप बैग सब कुछ लेके आ गई थी, अपनी पूरी गृहस्थी उठा के अपने घर से। तो वो हाँ। बहुत ही प्रॉब्लम हो रहा था उसको लेके आने में, लेकिन फिर यहाँ से उन्होंने हमें पिकअप किया बस से, और यहाँ पर हम आए, और हमें कुछ करने की जरूरत नहीं थी, बस हमें एक फॉर्म भरना था यहाँ पर आने के बाद। और बाकी उन्होंने फिर हमें कमरे की चाबी वाबी पकड़ा दी थी। बाकी हम्म। आपको करने की कोई जरूरत नहीं होती, आपको टेंशन नहीं होती। आपसे बस ये होता है कि जो यूनिवर्सिटीज होती है वो कभी कभी क्या होता है, कुछ रूम्स ऐसे होते हैं, जैसे किसी यूनिवर्सिटी के रूम में, डॉर्मेट्री रूम में, एक रूम में 3 लोग होते हैं, एक रूम में 2 लोग होते हैं। तो वो हाँ। आपसे बस ये पूछते हैं कि आपको कौन से वाले रूम में जाना है, क्योंकि वो एग्जैक्टली। प्राइसेस डिफरेंस करते हैं, वो आपको 2 वाले रूम में जाना है, आपको 3 वाले रूम में जाना है, तो आपको बस वो बताना होता है, उतनी प्रेफरेंस होती सामान वाला में मैं भी एग्री करूँ। मैं मुझे भी याद है जब मैं पहली बार लैंड किया था वहाँ जीकेएस के बाद में, तो मैं बहुत झोला जकड़ा क्या क्या ट्रॉली बड़ी बड़ी से लेके, और मुझे बस ने उतार दिया गेट पे। और वो इतना बड़ा कैंपस यूनिवर्सिटी का, मुझे पता है। डॉर्मेट्री कहाँ पे है कैसे। बस तो गेट तक थी, वो उसने वहां पे ड्रॉप कर दिया। अब उससे वहां से पता ही नहीं। और मेरी फ्लाइट रात की थी, तो अगर आपकी हम्म। फ्लाइट नाइट में है तो थोड़ा पहले आप उनको इन्फॉर्म करके इंटीमेट कर दो कि मैं 2 बजे रात हाँ। में उतरूंगा वहां पे, क्या करना है मुझे, कहाँ जाना है। तो मैंने वो नहीं किया था, तो मैं रात में पहुंच के मैं वहां पे खड़ा हूँ गेट पे कि अब क्या करना है। तो फिर मैंने टैक्सी ली, फिर टैक्सी वाले ने डॉर्मेट्री में छोड़ा मुझे वहां पे, फिर वहां पे जगाया मैंने लोगों को। हाँ तो हाँ तो वो थोड़ा पहले से आप अगर प्लान कर लें कि फ्लाइट का टाइम, या तो आप उनको बोल दें, या फिर जो है जैसा बता दें उनको कि हाँ मेरी रात में फ्लाइट लैंड हो रही है, तो कैसे क्या करना है। और इतने लोग हैं आजकल तो कोरिया के उस पे ग्रुप्स वगैरह में भी आप उनसे भी हेल्प ले सकते हो कि वहां से फ्लाइट कैसे मिलती है, क्या होता है जो। हम्म। तो वहां बाकी तो पहुंच। अगर हाँ जो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए तो जैसे जीकेएस कोऑर्डिनेटर होते हैं ना, तो आप सीधा उन्हीं को, मैं क्योंकि भाषा जो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स होते हैं वो 12th पास करके आ रहे होते हैं, तो उनको बिल्कुल, वही पता भी वही नहीं वही। होता। उनको नहीं पता होता है इतना। तो उनको टेंशन लेने की बात नहीं। जो जीकेएस कोऑर्डिनेटर होते हैं वो आपकी पूरी मदद करते हैं, वो आपको बताते हैं कि आपको क्या करना है, कहाँ से आना है, कौन सी बस लेनी है, कौन सी ट्रेन लेनी है, तो वो सब कुछ बताते हैं। तो बस आप उनको मेंशन करके रखा करो, पूरे टाइम उनको अपडेट रखा करो कि आप इतने बजे आ रहे हो, इतने बजे नहीं आ रहे हो। हम्म। मेरे तो जीकेएस कोऑर्डिनेटर बहुत ही अच्छे थे, उन्होंने मेरी सब जगह हेल्प करी थी, हमें नहीं नहीं, पूरा। वो काफी हेल्पफुल होते हैं वो। हालांकि ग्रेजुएट वाले में उतना नहीं करते, उनको लगता है कि तो कर लेंगे खुद से ये लोग। हाँ, अंडर ग्रेजुएट के लिए बहुत वो अंडर हेल्पफुल ग्रेजुएट में बनाते उन्हें पता है कि हाँ थोड़ा हेल्प हमें करनी पड़ेगी, क्योंकि बाहर ज्यादा ट्रैवल करने का आइडिया भी नहीं होता स्टूडेंट्स को इतना। तो वहां पहुंचने के बाद में, अभी जब आप वहां कोरिया पहुंच गए, हैं। तो क्या क्या रहा एक्सपीरियंस शुरू के कुछ दिनों तक? कैसा लगा? परेशानी क्या हुई या शुरू के कुछ, अच्छा? अभी पर्सनल एक्सपीरियंस अगर मैं लूँ, मेरे को कैसा लगा, वो मुझे उस टाइम पे बहुत ही ज्यादा अजीब सा लग रहा था, क्योंकि हम्म। ये मेरा लाइफ का पहली बार था कि मैं अपनी मम्मी पापा से अलग रह रही हूँ। मैं बिल्कुल। 12th क्लास तक अपने स्कूल में ही जाती थी, उसके बाद मैं सीधा यहाँ पर आ गई। हम्म। तो जब मैंने पहली बार अपना रूम देखा, तो मैं पहले दिन ही रो रही थी रात को आके। तो मैं हम्म। पूरा दिन रो रही के रोते, मैंने कहा मुझे वापस जाना है, मुझे लग नहीं रहा कि ये सही नहीं होगा। लेकिन वो मैं सबको बताऊंगी कि वो थोड़ी सी फीलिंग आती है आपको, वो फेज कभी जब रहता से है, वो होता है वो। छोड़ते हो, हम्म। उस टाइम पे कोई बेकार डिसीजन लेने की जरूरत नहीं है, वो 1-2 दिन रहेगा। मेरे हम्म। को भी बहुत रह रहा था, मैं जबकि मैं बहुत ही ज्यादा थी, मुझे कोरिया जाना है, कोरिया जाना है, लेकिन जब पता चला मेरे को, तो प्लेन में भी रोना आ रहा था। मैं एयरप्लेन में बैठी, फ्लाइट में अपने, मैं रो रही थी वहां बैठ के, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मैं कोई डाउट कर रही हूँ। और ये कोई गलत बात नहीं है, आप कभी कभार अपनी सिचुएशंस ऐसी हो जाती है कि आप अपने डिसीजन को डाउट करना स्टार्ट कर देते हो कि आपने इस डिसीजन से लिया भी था कि नहीं लिया है। तो हम्म। मुझे प्लेन भी मैं बैठ के सोच रही थी, मैं कल लिया है कि नहीं लिया है। जब पहुंच गई, यहाँ पर आ गई, तब भी मुझे रोना आ रहा था। लेकिन क्या होता है कि जब आप अपने साथ वाले लोगों को देखते हो, वो भी जीकेएस की तरफ से आए, वो भी, उनकी भी एज बहुत कम है, लेकिन जब उनके साथ आप रहते हो, वहाँ पे लोगों को देखते हो, तो मुझे लगता है कि ये भी तो रह रहे हैं। अपने अपने सपनों के लिए हर कोई चीज छोड़नी पड़ती है कुछ तो। बिल्कुल तो मैं बिल्कुल। धीरे धीरे करके यहाँ पे एडजस्ट होना स्टार्ट हो गई थी, मैंने कहा अच्छा ठीक है। बाकी जो वेजिटेरियन है उनको थोड़ा सा दिक्कत होगी स्टार्टिंग में, मैं तो वेजिटेरियन हूँ, मुझे बहुत ही दिक्कत हो रही है। कैसे क्या लेकिन क्या, खाते हो फिर? अब अरे बहुत प्रॉब्लम, क्योंकि क्या होता है कि अगर यहाँ पे जैसे कि जो वेजिटेरियन डिशेस होती हैं यहाँ पे, हम्म। जैसे किम्बाप बिबिम्बाप, अगर उनको और भी जो डिशेज होती हैं, आप उनको, अगर उनको बोल दो कि आप वेजिटेरियन हो, यहाँ पे लोग समझ जाते हैं। अगर हम छेशिक छुईजा बोल दो कि आप वेजिटेरियन हो, तो वो आपका मीट वगैरह सब कुछ हटा देते हैं। बट हम्म। उनका जो खाना होता है, उनका जो टेस्ट होता है ना, वो भी बहुत ज्यादा अजीब होता है। लगे जैसे वहाँ। मेरे जो सबसे पहले टीचर, जो मेरे जीकेएस कोऑर्डिनेटर, उन्होंने कहा कि हम सबको साथ में खाना खाने लेके चलते हैं। ठीक है, हम्म। चलते हैं। मैं तब तक कोरियन खाना नहीं खाया था। मैं जैसे ही खाया, वो पूरा एकदम मतलब वेजिटेबल्स थे, उसमें कोई मीट नहीं था। लेकिन हम्म। उसको खाना बहुत मुश्किल हो गया था, क्योंकि उसका टेस्ट बिल्कुल ही अलग था जो मैं चीजें खाती हूँ।
तो मेरे को वो खाना बहुत ज्यादा एडजस्ट, मतलब मैं बिल्कुल एडजस्ट नहीं हो पा रही थी उस खाने से। तो अभी भी मैं 6 महीने हो चुके हैं मुझे, मैं अभी भी बस खा रही हूँ उसको, एडजस्ट मैं अभी तक नहीं हो पा रही हूँ। बाकी मेरी मम्मी मुझे हर महीने भेजती हैं यहाँ से पार्सल करती रहती रहती है। ठीक है, क्योंकि कॉमन किचन भी तो वहाँ होगा थोड़ा बहुत बनाने के लिए, चाय वाय ऐसा कुछ? अब जैसे मेरी यूनिवर्सिटी में कॉमन किचन नहीं है, नहीं, हमारी ये यूनिवर्सिटी में। नहीं। हाँ, ओ। यहाँ पे क्या है कि मतलब यूनिवर्सिटी में है जैसे यहाँ पे दो टाइप की डॉर्मेट्री है, एक तो है ऑन ऑन कैंपस है और एक ऑफ कैंपस है। तो जो हम्म। ऑन कैंपस डॉर्मेट्री है, क्योंकि हम अंडर ग्रेजुएट से तो हमें एक साल यहीं पर रहना पड़ता है, हम ऑफ कैंपस जा नहीं पा रहे हैं। तो ऑन कैंपस डॉर्मेट्री में आपका कैंटीन है नीचे, तो वो खाना वाना वो बना के देते हैं वहाँ पे, हम्म। लेकिन आपकी किचन नहीं है यहाँ पे। अच्छा। तो मुझे मोस्टली यहाँ पे जो खाना, जैसे मैं उबली सब्जियां खा रही हूँ, चावल खा रही हूँ, तो मैं तो मतलब एकदम अच्छी खासी डाइट पे निकल रही हूँ यहाँ पे। हम्म। लेकिन अगर आप ऑफ कैंपस के लिए अप्लाई करते हो, जैसे जो ग्रेजुएट होते हैं उनको ऑप्शंस मिलता है स्टार्टिंग से कि आपको ऑन कैंपस रहना है, ऑफ कैंपस रहना है, तो उनके वहाँ पे किचन है, यहाँ पे नहीं है। हम्म। यहाँ पे हम्म। थोड़ा दिक्कत हो रहा था। हमारे केस में लकीली था किचन, तो चावल तो बना सकते थे, राइस कुकर वगैरह, और वो छोटी थोड़ी बहुत सब्जियां, ब्रेड ब्रेड बना सकते हो। बट हाँ, अल्टीमेटली फिर भी है कि आप वहाँ रह रहे हो तो इतना टाइम भी नहीं होता खाना बनाने का, आपको बाहर बिल्कुल, खाना ही पड़ेगा थोड़ा थोड़ा तो। हम्म। थोड़ा थोड़ा ट्राई करके स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप जैसे क्या होता है कि ट्वेल्थ के बाद तो आज अब मैं जैसे मैं और लोग होते हैं जो ग्रेजुएट वाले होते हैं, जहां तक मैंने सुना है कि वो लोग क्या होते हैं, वो ट्वेल्थ के बाद कहीं और भी गए हैं पढ़ाई के लिए। तो हर खैर हमारा तो छोड़। इतना भी ऐसे है कि एक जगह पे खाना बिल्कुल ही अलग है, एक जगह पे खाना बिल्कुल ही अलग है। तो वो उससे भी एडजस्ट होके मैं बस अपने घर मैं से थोड़ा सीधा सीधा ही घर से सीधा निकले कोरिया गए तो ज्यादा स्ट्रगल थोड़ा तो है। मेरे को एकदम से लग रहा था कि टेस्ट कैसा है, क्यों खा रहे हैं ये लोग, और इसको बड़ा अच्छा बताते हैं खाते वक्त भी। हम्म। तो धीरे धीरे करके अब जाके मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि हाँ, मैं तो 2-3 डिशेस थोड़ा सा खा सकती हूँ, बुरा नहीं लेकिन थोड़ा करके। लैंग्वेज, कोरियन लैंग्वेज सीखने का कुछ लगता है कि कुछ बेनिफिट वहां पे हुआ रहने के बाद अभी? रहने के बाद कोरियन लैंग्वेज यहाँ पे सीखने का बेनिफिट बहुत होता है, क्योंकि यहाँ पे लोगों को इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती है। अच्छा। बुसान में तो बिल्कुल नहीं आती, मतलब तो आपको बात करनी पड़ेगी, तो आपको पूरा टाइम कोरियन में ही बात करनी पड़ेगी। और हम्म। जो जरूर जो हमारे साथ जो जीकेएस अलग अलग लोग भी जो आए हैं, वो भी अपनी कंट्री में, उनको जरूरी नहीं कि उनको इंग्लिश आती होगी। बिल्कुल इंग्लिश सही हर बात। किसी को नहीं आती है, उनको नहीं कोरियन ही आती। आती है, तो वो कोरियन में ही आपको पूरे टाइम कम्युनिकेशन करनी ही पड़ेगी। हम्म। आपका मन भी ना हो तब भी आपको टूटी फूटी कोरियन मिला मिला के कहीं ना कहीं बात करनी पड़ेगी। तो धीरे धीरे करके आपको और भी वर्ड जानने को मिलता है। मुझे लगता है कि यहाँ पे अगर आप कोरिया में रह के कोरियन सीखते हो तो आपकी स्किल्स बहुत जल्दी इंप्रूव होती हैं कंपेयर टू हम्म। इंडिया। वहाँ पे आप किसी हम्म। से बात करने के लिए आप अपने सिर्फ टीचर से बात कर सकते हो, और किसी से बिल्कुल। बात ही नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो इसलिए कोरियन अगर में रह ऑप्शन के है तो बिल्कुल कोरिया में जाके। लेकिन हम्म जाने से पहले आपको लगता है कोरियन सीखना जरूरी है, या नहीं बिना सीखे जाए तो भी कोई प्रॉब्लम चल जाएगा? तो जैसे मुझे तो लग जैसे अगर आजकल सोल पे तो मेरे को सही लग रहा था, क्योंकि इंचियन एयरपोर्ट पे क्या होता है कि वहाँ पे आपको दो टाइप मिलता है, मतलब कोरिया में भी कर सकते हो, इंग्लिश में भी आप अपनी सारी वहाँ पे इंफॉर्मेशन होती है। लेकिन उसके बाद भी क्या होता है कि कोरियन थोड़ी बहुत आनी मेरे को लगता है कि सही रहेगी। लाइफ थोड़ी अगर इजी हो जाती है, थोड़ी सी का थोड़ा थोड़ा सा बहुत इजी आते क्योंकि होते हैं। कभी कभार क्या होता है कि उनकी इंग्लिश भी आपको नहीं समझ में आ रही है, बिल्कुल। कंपनी कुछ एक्सेंट की मशीन प्रॉब्लम भी होती है। बहुत एक्सीडेंट हो जाता है, तो वो वहाँ पे इंग्लिश नहीं समझ में आई तो आपको कोरियन थोड़ी सी हेल्प करती है। मुझे तो जैसे कोरियन आती थी तो मुझे बहुत ही हेल्प मिली, क्योंकि मैं इंग्लिश में तो पढ़ी नहीं थी, किसी से इंग्लिश में पूछो तो उनका एक्सेंट समझ भी नहीं आ रहा है क्या बोल रहे हैं। तो बिल्कुल। वो कोरियन में पूछ को उनको मैंने हेल्प ली थी। और दूसरा, यहाँ पर आके अगर आपको लोगों से जल्दी से जल्दी बातचीत बढ़ानी है, क्योंकि अगर आप जितना अकेले रहोगे आपको उतना अजीब लगेगा, उतना आपको घर की याद आती है। तो हम्म। आपको कोरियन आती है, आपको ज्यादा से ज्यादा लोग मिलते हैं, तो आप उनको अपना कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी बढ़ा सकते हो उससे करके। तो हम्म। कोरियन मेरे को लगता है सीख लेनी चाहिए आने से पहले। बिल्कुल। और ये भी जो कहा कि, ये भी मुझे काफी अच्छा पॉइंट लगा कि जैसे इंडिया में है कि अगर आप इंडिया में कहीं जा रहे हो, बैंगलोर, चेन्नई, कोलकाता, तो हम्म इंग्लिश एक तरह से लिंगुआ फ्रैंका बन जाती है, इंग्लिश के थ्रू हम्म कम्युनिकेट कर सकते हो। वही बात कोरिया में है कि वहाँ पे लोग थाईलैंड से आ रहे हैं, इंडोनेशिया से, वियतनाम से, जिनको इंग्लिश उतनी नहीं आती है शायद, तो हम्म। वहाँ पे कोरियन आपका लिंगुआ फ्रैंका बन जाता है, कॉमन मोड ऑफ जो कम्युनिकेशन है। तो कोरियन में आप बात कर सकते हो सबसे। तो ये तो है कि थोड़ा सा लाइफ, तो अगर आपका कोर्स, मैं तो, मेरा पर्सनल सजेशन है कि कोर्स कोर्स आपका पूरा इंग्लिश में हो तो भी सरवाइव के कोरियन लाइफ के लिए थोड़ा सा बेसिक कोरियन तो आना वो है। वैसे ऑब्वियसली कोरियन तो आपको सिखाएंगे ही वहां पे, वो और तो दूसरा mandatory ही मुझे है। लगता है कि जब यहाँ पे कोरियन सिखाएंगे ना आपको, तो वो आपको इंग्लिश यहाँ के टीचर्स को भी ढंग से नहीं आती है, तो हाँ, वो वो थोड़ा पूरा आपको कोरियन में कोरियन सिखा। कनेक्ट कर करके सिखाते रहते हैं। तो आपको फर्स्ट लेवल में बहुत दिक्कत होगी जो आप हाँ। स्टार्टिंग से कोरियन सीखना स्टार्ट करोगे। हाँ। इसलिए मुझे लगता है कि आप पहले से थोड़ा, जैसे आप अब यहाँ पे हिंदी में बेसिक थोड़ा सा। हमारे बेसिक थोड़ा सा, तो आपको एकदम पता चल जाए कि अच्छा ऐसे पढ़ते हैं ऐसे लिखते हैं, और आपको अपनी ही मदर टंग में वो पता चल जाएगा कि अच्छा इसको समझने में आसानी होगी। हिंदी में हम्म। सिखा रहे हैं, इंग्लिश में सिखा रहे हैं, आप सीख सकते हो। यहाँ पे वो सीधा कोरियन से सिखाना स्टार्ट कर देंगे। उनको इंग्लिश आई नहीं रही क्योंकि उतना समझाने के लिए, तो आपको लेवल 1 से कोरियन में पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि कोरियन बहुत ही हार्ड है, एकदम से देख के कि यार ये तो बिल्कुल ही बिल्कुल। समझ में नहीं है। तो बिल्कुल। अपना वहां से सीख के आओ तो थोड़ा सा सही रहेगा। आजकल तो इतने सारे रिसोर्स
भी हैं ऑन, जैसे कि अभी बताया हम्म, तुमने कि शुरू में मैंने 30 लेसन रेलगाई का अब प्लेलिस्ट है उससे बिल्कुल सीखा। तो इतने सारे रिसोर्सेज पढ़ के आप बेसिक सीख लो खुद से, आप सेल्फ स्टडी भी करके थोड़ा बहुत अब जाओ तो थोड़ा आपको हेल्प मिलेगी। अगर आप बिल्कुल। इतना कर लेते हो तो मुझे लगता है कि लेवल 2 में एडमिशन हो जाएगा, तो वो भी अच्छा ही है कि आपका एक सेमेस्टर आपने छोड़ के लेवल 2 से शुरू किया। ओके। फाइनली बहुत लंबा आई थिंक ये टाइम मैंने ले लिया अंजलि तुम्हारा। तो नहीं फाइनली नहीं कुछ नहीं। अगर टिप्स या एडवाइस कुछ देनी हो, फाइनल फ्यू वर्ड्स जो लोग हम्म। कर रहे हैं इस साल अप्लाई अंडर ग्रेड के लिए, जीकेएस के लिए 2024 के लिए। जीकेएस में जैसे जीकेएस डॉक्यूमेंट्स एक रोल प्ले करते ही करते हैं, साथ में आपका जो कॉन्फिडेंस होता है वो अलग रोल प्ले कर रहा होता है, क्योंकि जब आपके अंदर कॉन्फिडेंट ही नहीं है, अप्लाई करें कि नहीं करें, कैसे हम्म, करें, क्योंकि जैसे लोग सीट्स देखते हैं तो बहुत घबरा जाते हैं कि भैया हम तो नहीं, 2 सीट्स हैं बस इसमें, एम्बेसी ट्रैक से 2 सीट्स निकलती है, यूनिवर्सिटी ट्रैक से 2 सीट्स निकलती है, तो लोग मना कर देते हैं कि हम नहीं करेंगे। आप हम्म, क्या, मेरे फैमिली भी कुछ मेरे को मना कर रहे थे कि तुम भी मत करो इतनी कम सीट्स में। लेकिन हम्म, मेरा ये मानना है कि सीट्स हैं तो आप उसको अपने आप को कम मत समझो कि आपका नंबर नहीं आने वाला। सही बात। आपको 2 सीट्स तो निकली है ना, ये तो नहीं कि सीट्स है ही नहीं, सीट्स हम्म, निकली है तो आप उसको आपको तो मानो एक ही कि सीट चाहिए अरे, ना, आपको तो दो भी सही तो हाँ, आपको दो का चाहिए। करोगे क्या, तो एक सीट अपनी मान के चलो कि मेरा आ जाएगा। और हम्म, दूसरा क्या होगा कि जब आप अप्लाई कर दोगे उसके बाद आपका वेटिंग बहुत जाएगा, आपका एक एक करके रिजल्ट आएगा, उस टाइम के बीच में आपको कभी, मेरे को भी लग रहा था कि मुझे लगता है कि मैं अपने डिसीजन पे डाउट कर रही होती हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मैं शायद कोई करियर चूज कर सकती थी, ये क्यों करा मैंने। तो वो हम्म, नॉर्मल है, उसको ये मत सोचना कि भैया आप अपना नेगेटिव वे में जा रहे हो, बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हो, तो उसको करने की जरूरत नहीं है ऐसा कुछ सोचने की, आपको बस थोड़ा सा धैर्य बना के रखो और वो हो हम्म, जाएगा। दूसरा, मुझे लगता है कि अपने लिए, जैसे मेरे लिए, जैसे लोग बहुत बोलते हैं कि कंपटीशन स्पिरिट आपको नहीं होनी चाहिए ज्यादा, हम्म, ज्यादा तो मैं मानती हूँ नहीं होनी चाहिए, लेकिन वो ये भी नहीं कि बिल्कुल ही मत करो कि हो बिल्कुल जाएगा। अपने फ्यूचर को थोड़ा सा टेंशन लेना अच्छी चीज भी होती अच्छी है। बात है। ये नहीं कि आप सोचो कि भैया फ्यूचर की टेंशन क्यों लेते हैं, प्रेजेंट में जिए, नहीं, प्रेजेंट में जियो लेकिन थोड़ा सा फ्यूचर के बारे में सोचना भी सही रहता है। अगर बिल्कुल आपको टेंशन हो रही है अपनी फ्यूचर की तो बहुत अच्छी बात है, वो लेनी भी चाहिए थोड़ी बहुत। तो आप जीकेएस में अप्लाई करो, पूरा कॉन्फिडेंस के साथ अप्लाई करना, और बाकी दूसरों की बात सुन के कुछ गड़बड़ करने की जरूरत नहीं है, बाकी आप अपने पूरे खुद का पढ़ना, उसमें पूरा जीकेएस गाइडलाइंस आपको जैसा लग रहा है, हम्म, और चांसेस लेने की जरूरत नहीं कि आप पोस्टल मत कराओ, नोटराइज मत कराओ, ये मत करो। जितना आपको लग रहा है कि इस चीज में थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, उसको पूरा परफेक्ट करने की कोशिश करो, क्योंकि उसके बाद अगर आपने एक बार डॉक्यूमेंट भेज दिया उसके बाद आपको सिर्फ पछतावा रहेगा, उसका तो और कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल इसलिए उसको अप्लाई करने से पहले बहुत ज्यादा वीडियोस भी देखो, आजकल तो यूट्यूब पे इतनी सारी वीडियोस आ गई हैं, बिल्कुल। एक नहीं समझ में आ रहा दूसरे इतने सारे चैनल्स आ गए, आप सबको देखो, सबको कंपेयर करके फिर अपना डिसीजन लेके अप्लाई करो। तो बिल्कुल डॉक्यूमेंट्स भी अच्छी तरीके से प्रिपेयर करके अप्लाई करने चाहिए, और होपफुली आपका हो जाए, और जल्दी जल्दी हम आएंगे तो कोरिया में मैं भी मिल सकती हूँ लोगों से। ओके। मेरे जो स्टूडेंट्स कई बार 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 रेफरेंस देते रहते हैं तुम्हारा अंजलि की, अंजलि के इंस्टाग्राम चैनल, तो अंजलि का अपना इंस्टाग्राम चैनल भी है, अकाउंट भी है और यूट्यूब चैनल भी है। तो वो लिंक मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा, आप लोग फॉलो करके अंजलि को फॉलो कीजिए। बहुत सारे टिप्स मुझे पता है कि वो शेयर करते रहते हैं इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे भी, तो उससे भी आपको हेल्प काफी मिलेगी इसमें। अगेन थैंक यू सो मच अंजलि, इतना टाइम लिया मैंने, 1 घंटे से ऊपर टाइम ले लिया मैंने आपका। मुझे पता है कुड़ियाँ बिजी रहती हैं लोग बहुत ज्यादा। ठीक है। तो हम लोग बाकी बाद में टच में रहते हैं, बाद में बातें करते हैं। बहुत बहुत थैंक यू आज आपने इतना टाइम दिया इसके लिए। सो मच, मुझे बहुत अच्छा लगा अपना सारा एक्सपीरियंस शेयर करके, एटलीस्ट मैं किसी की हेल्प कर सकती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगा है।